आप सभी सुधी जनों को नमस्कार। मित्रों, हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से इन दिनों चर्चित और वरिष्ठ कथाकार मृदुला गर्ग जी पर एकाग्र आयोजित कर रहे हैं। मृदुला जी की कहानियां हों, उनके उपन्यास हों, जिस खास रंग के लिए, जिस वैशिष्ट के लिए और जिस कहन की जो रूमानियत और उसका जो एक ऑब्जेक्टिवनेस है, एक साथ इन सब चीजों के लिए प्रसिद्ध है। हमारी ओर से कोशिश है कि अलग अलग कड़ियों में उन सब पर चर्चा हो, उनकी कहानियों पर, उनके उपन्यासों पर, और बीच में हमने उनकी कुछ एक कविताओं की भी बात की थी, क्योंकि वे जब तक कविताएं भी लिखती हैं। उनके व्यंग पर भी कुछ बातचीत हो, उनके निबंधों पर हो, हमारी ओर से यह कोशिश है। साथ में वक्तागण अपने संस्मरणात्मक वक्तव्य तो सुना ही रहे, उसका भी अपना एक खास महत्व है। उससे जो फीचर का रूप उभर कर आता है क्रिटिसिज्म के साथ, वह भी कई बार अपेक्षित होता है। आज की इस कड़ी में मृदुला गर्ग की कहानियों पर अपनी बात रखने के लिए सुचर्चित कथाकार उर्मिला श्रीश जी पधार रही हैं। वे उनकी कुछ एक कहानियों के बहाने अपनी बात रखेंगी। उन कहानियों में जीवन किस तरह स्पंदित होता है, अलग अलग लोकेल में अलग अलग विषयों पर मृदुला गर्ग किस तरह सोचती हैं, कहानी का ताना बाना किस तरह बनाती हैं, और कभी हंसाती, कभी सोचने पर विवश करती, कभी उस देर के लिए ही सही रोमान की दुनिया में ले जाती और वापस यथार्थ के रंगों के साथ जोड़ती चलती। ये जो उनकी लेखनी है, ये जो उनके भीतर के कथाकार का जो अपना कौशल है, वह उनकी कहानियों में किस तरह से उद्घाटित होता है, इसकी छानबीन आज उर्मिला जी करेंगे। परवर्ती कथाकार अपने पूर्ववर्ती कथाकार की रचनाओं पर किस तरह विचार विमर्श करता है, कैसे उसमें प्रवेश करता है, ये सब आज ये सारी बातें होंगी। साथ ही उर्मिला श्रीश जी मृदुला जी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी यादें भी हमसे बांटेंगी जो बड़े काम की हैं, जो साहित्यिक महत्व की हैं, और चाहे उसके फिर कितने ही निजी जो रंग हो वो क्यों न हो। कई बार साहित्य से जुड़े हुए वजूद अपने निजी संस्मरणों में भी दरअसल साहित्य को ही जी रहे होते हैं। उर्मिला जी के ये संस्मरण इसे सिद्ध करेंगे। तो आइए मित्रों, हम सीधे उर्मिला जी के पास चलते हैं, उन्हें स्क्रीन पर लाते हैं। बहुत बहुत स्वागत उर्मिला जी, नमस्कार। नमस्कार अर्पण जी, कैसे हैं? जी जी, दुरुस्त हैं, और दुरुस्त है? उम्मीद करता हूं कि आप हाँ, भी पर्वों के इस व्यस्त शेड्यूल में
भोपाल इंदौर की इस यात्रा के बीच अब कुछ इत्मीनान लेंगी। और आपको कुछ पहले ही आना था, मगर इस व्यस्तता के बीच आप समय नहीं निकाल पाई, और आज आप हमारे साथ हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, वे जी सब जी। आपको मृदुला जी की कहानियों के बाबत सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत उर्मिला जी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। और जैसा कि हमेशा आपकी प्रशंसा से ही मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं या समकालीन साहित्यकार हैं, उन पर केंद्रित लंबी श्रृंखलाओं का जिस तरह से आप आयोजन करते हैं और जिस तरह से उनसे जुड़े हुए लोगों को अपने मंच पर लाते हैं, बातचीत करवाते हैं, ये मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही अनूठा आपका प्रयास रहता है, कोशिश रहती है। और सभी लोग आपसे बहुत खुशी के साथ जुड़ते हैं और मैं तो बार-बार जुड़ती हूँ क्योंकि जिन चलिए, शुक्रिया। साहित्यकारों को लेकर आप आते हैं, उन सब से कहीं न कहीं एक लेखिका होने के नाते जुड़ाव रहा है, आत्मीयता रही है, उनसे मिलना-जुलना रहा है, या कुछ नहीं तो उनकी रचनाओं ने ही मेरे जीवन में बहुत गहराई के साथ मुझे ये एहसास करवाया है कि अपने वरिष्ठ जो रचनाकार हैं, समकालीन रचनाकार हैं, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से किस तरह से आपके साथ यात्रा करते हैं, आपके साथ जुड़कर चलते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत बधाई आपको कि इतना सुंदर आयोजन आप कर रहे हैं। मृदुला गर्ग जी के ऊपर जो आप ये आयोजन कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि मृदुला जी के बारे में जानने को लेकर, और जब वो उस दिन खुद बोल रही थी और पाठ कर रही थी, तो उनको देखना और सुनना इतना सुखद लग रहा था कि मन कर रहा था बस उनको सुनते ही जाओ। तो ये मृदुला जी को देखना ही एक सपने की तरह था मेरे लिए। जब मैं लेखन के क्षेत्र में आई और ये तमाम जो महिला कथाकार हैं, उनको जब मैं पढ़ती थी, तो एक-एक कहानी, एक-एक उपन्यास उनका मैंने पढ़ा हुआ है। चाहे वो अनित्य हो, चितकोबरा हो, मिलजुल मन हो, कठगुलाब हो, उसके हिस्से की धूप हो, या वंशज हो, या बाद में जितने भी उनके कहानी संग्रह आए, डैफोडिल जल रहे हैं, कितने खूबसूरत शीर्षक वो रखती हैं, कितनी कैदें, समागम, उर्फ सैम, और फिर तरह-तरह के जो संग्रह आते हैं उनमें उनकी कहानियाँ आई, चर्चित कहानियाँ हैं या प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। और इतना ही नहीं, वो जिस तरह से रविवार में एक स्तंभ लिखा करती थीं, जिसकी बाद में किताब आई चुकते नहीं सवाल, और दूसरे उन्होंने और भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जैसे नाटक नाटक देखिए, उन्होंने जब जो नाटक लिखे वो भी कितने चर्चित रहे, उस जमाने में उनके नाटक भी बहुत ज्यादा चर्चित रहे और उनको उन पर पुरस्कार भी मिले, या निबंध देखिए या दूसरी चीजें। तो मृदुला गर्ग एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने अ, अ, हिंदी साहित्य को अपनी विविध विधाओं से, उपन्यासों से, कहानियों से, नाटकों से, निबंधों से, चिंतन परक जो उनके लेख हैं, जो समकालीन सवालों को, समाज में जो सवाल थे, उनको बहुत ही गहराई के साथ वो उठा। और सबसे बड़ी बात कि उनमें एक नयापन रहता था, ताजापन रहता था। जिस तरह से एक चली आ रही परंपरा है, जिस तरह की लेखन की जो शैली है, उससे बिल्कुल अलग हटकर वो लिखा करती थी, लिखा करती हैं। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा, उनके लेखन से बहुत ज्यादा अभिभूत थी, प्रभावित थी। संयोग ऐसा हुआ कि भोपाल एक ऐसा स्थान है जो साहित्य का गढ़ रहा है, और जहां पर
बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हुआ करते हैं जिसमें भारत भर के देश विदेश के रचनाकार और कलाकार यहाँ आते हैं और उनसे मिलने का, बात करने का मौका मिलता है। मृदुला जी से भी मेरी मुलाकात भोपाल में 2-3 बार हुई। बाहर जो साहित्य अकादमी के जैसे प्रोग्राम हुए, कहीं वो अध्यक्षता कर रही थी, कहीं पाठ कर रही थी, उस दौरान भी मेरी मुलाकात हुई। लेकिन सबसे ज्यादा मुलाकातें मेरी उनसे भोपाल में ही हुई। और मेरा ये सौभाग्य है कि उनके साथ जो उनकी पाठक थी, एक समय ऐसा आया कि हम लोग एक ही मंच से एक साथ कहानी पाठ कर रहे थे या वो अध्यक्षता कर रही थी। तो ये अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प होता है और एक बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी उस लेखक को जिसका कि वो बहुत ज्यादा प्रशंसक रहा है, और एक समय के बाद उनके साथ आप मंच साझा कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो मृदुला जी को हम लोग जो ललित कलाओं के लिए जो संस्था, हमारी स्पंदन संस्था भोपाल है, उन्होंने जब सम्मान शुरू करने का निर्णय लिया, तो जो पहला कथा शिखर सम्मान था वो मृदुला जी को ही मिला था। और ये हम लोगों के लिए बड़ी उस समय खुशी की बात थी कि मृदुला जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। वो भोपाल आई, उस गरिमामय प्रोग्राम में वो स्वयं उपस्थित थी। दूसरे दिन कथा पाठ था, कहानी पाठ था। तो ये ऐसे कि जब आप एक लेखक को व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, जानते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो उनके व्यक्तित्व की कितनी परतें, कितने रूप आपके सामने खुलते जाते हैं। और आपको लगता है ये जो इतने बड़े बड़े उपन्यास लिखने वाली जो लेखिका हैं, या इतनी अच्छी जो कहानियां लिखने वाली कहानीकार हैं, उनके व्यक्तित्व में कितनी कोमलता है, कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, कितने सहज ढंग से वो बातचीत करती हैं। एक चीज मृदुला जी की जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती वो है कि वो बहुत स्पष्टवादी हैं और अपने सिद्धांतों पर चलती हैं। उनको जो बात सच लगती है वही बात वो बोलती हैं, वही कहती हैं, वही लिखती हैं और अपने सिद्धांतों पर चलती हैं। ये मुझे एक उनका बहुत बड़ा गुण, जिसने मुझे बहुत ज्यादा अभिभूत किया, वो लगा कि उनकी कहानियों में या उपन्यास में जिस तरह का जीवन आता है, जिस तरह के पात्र आते हैं, उनसे अलग हटके यदि मृदुला जी को देखा जाए तो वो कितनी एक सहज व्यक्तित्व की धनी है। दूसरा एक पक्ष जो मुझे लगा कि जब भी वो बोलती हैं या कभी अध्यक्षीय उद्बोधन देती, तो एक बार मुझे याद है किसी एक विषय पर उन्होंने एक लिखित पर्चा पढ़ा था और वो इतना चिंतन भरा, इतना गहराई से मैं डूबा हुआ और इतना अच्छा आलेख था उनका कि सभी ने उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी। यानी वो किसी भी विषय को केवल यूं ही नहीं उठाती हैं कि किसी सभा में जाना है या अध्यक्षता करना है। बहुत ही गहराई के साथ, बहुत व्यापकता के साथ और बहुत सारी चीजों को लेकर, बहुत सारी चिंतन की धाराओं को लेकर अपने वो लेख या अपना जो अध्यक्षीय वक्तव्य वो तैयार करती हैं, उसी तरह से वो देती हैं। तीसरी चीज जो मुझे उनकी हमेशा बहुत ही अच्छी लगती, जब वो उसने पाठ भी किया, कि उनका कहानी का पाठ करना ऐसे मतलब इतना स्पष्ट, इतना सुंदर, इतना सधा हुआ और इतना प्रवाहमान वो कहानी का पाठ करती हैं कि एक क्षण के लिए उनके चेहरे से नजर नहीं हटती है। उनको ना सुनने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि कान इधर से इधर कोई दूसरी ध्वनि, दूसरी कोई आवाज सुने। वो इतना सुंदर पाठ करती हैं, एकदम उनकी आवाज भी इतनी बुलंद और अच्छी, बहुत अच्छी आवाज है। तो वो बहुत बहुत ही स्पष्ट और बहुत सुंदर पाठ करती, तो मुझे उनका पाठ करना भी बड़ा अच्छा लगता है। और जब भी हमको मौका मिलता है कि मृदुला जी का पाठ है, तो जरूर उनका पाठ सुनने के लिए
जाते हैं या उनको सुनते हैं। तो एक लेखक समग्र रूप से दूसरे लेखक पर या अपने प्रशंसकों पर किस तरह से छाप छोड़ता है और किस तरह से उसका व्यक्तित्व उसके ऊपर छा जाता है, मृदुला जी के ये व्यक्तित्व की और लेखन की बहुत बड़ी खासियत है। और एक चीज और, ये हमेशा एक साक्षात्कार में उनका लेख छपा था जिसमें उन्होंने कहा कि भाव बोध के स्तर पर रचनाकार एक हो सकता है, लेकिन स्त्री लेखन और पुरुष लेखन का उन्होंने लगभग विरोध किया था, वो इस चीज को नहीं मानती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज हमेशा, जब से मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे भी ये चीज लगती थी कि लेखन तो लेखन ही होता है। हालांकि उस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, अलग अलग मत हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, और बातचीत बहुत व्यापक ढंग से उसमें की जा सकती है। लेकिन मुझे ये चीज हमेशा बहुत अच्छी उनकी लगी कि भावबोध के स्तर पर रचनाकार एक समान होता है, और स्त्री और पुरुष का भेद करना ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बात मेरे बहुत करीब है और मैं भी इस बात को मानकर चलती हूँ कि लेखक लेखक ही होता है, जैसे डॉक्टर डॉक्टर ही होता है। पहले वो डॉक्टर होता है, पहले वो लेखक होता है, उसके बाद फिर हम लिंग पर जाते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष है। तो ये मृदुला जी की कई ऐसी चीजें जो स्पष्टवादिता है, जो उनका चिंतन है, और जिस तरह से वो बोलती हैं, पाठ करती हैं, और जिस तरह से अपनी लेखिकीय गरिमा को बनाकर वो चलती हैं, वो एक बहुत बड़ी खूबी है उनकी, व्यक्तित्व की भी और लेखन की भी। तो उनसे मिलना, और अभी पिछली दफे हम लोग उस साहित्य अकादमी का एक प्रोग्राम था जिसमें मुझे कहानी पाठ करना था, और भी दूसरी भाषाओं के लोग आए थे जिनको कविता और कहानी पाठ करना था। मृदुला जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी, जिसका फोटो इसमें लगा हुआ है। तो उस समय मृदुला जी से भेंट हुई थी। उसके बाद तो सारा कोविड के कारण सब बंद हो गया। अब देखिए जल्दी से मृदुला जी से कब भेंट होती है। परसों ही उनको आपके मंच से मैंने सुना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो मुझे मृदुला जी के बहुत करीब लाती हैं, उनसे जोड़ती हैं रचनाओं के अलावा। अब मैं आती हूँ कि बहुत अच्छा होता, थोड़ा समय मिलता तो मैं जरूर उनके उपन्यासों पर बात करना पसंद करती, क्योंकि जैसे चितकोबरा पर मेरी उनसे कभी एक बार बात हुई थी, या कठगुलाब है, या मिलजुल मन है, या उसके हिस्से की धूप है। तो ये सारे के सारे अनित है, सारे के सारे उपन्यास मतलब जिस समय आते थे तो इंतजार रहता था कि मृदुला जी के उपन्यास आ रहे हैं, वो पढ़ना है। लेकिन फिलहाल तो मैं उनकी जो तमाम कहानियां हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कहानी संग्रह उनके आ चुके हैं, और 2 खंडों में संगति विसंगति में आए हैं ये तमाम कहानियां। लेकिन मेरे पास तो शुरू से उनके जो अलग अलग कहानी संग्रह आते थे तो मैं लेकर अपने पुस्तकालय में हमेशा रखती थी, पढ़ती थी। और आज भी मेरे पास उसी तरह से उर्फ सैम हो, या टुकड़ा टुकड़ा आदमी हो, या समागम हो, या डैफोडिल चल रहे हैं, सारे अलग अलग संकलन के रूप में ही मेरे पास है। तो आज मैं बहुत कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ उनकी ऐसी कहानियां हैं जिन पर मैं आज बात करना चाहती हूँ। मृदुला गर्ग की कहानियों में जीवन के विविध रंग, तो ये जाहिर है कि किसी भी कथाकार के कथा साहित्य में जीवन के विविध रंग किस तरह से आते हैं, किस रूप में आते हैं, ये दिलचस्प है। तो चाहे वो वो चित्र हमने लगा दिया है उर्मिला जी। जी, वो चित्र जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, जिस कार्यक्रम की, वो अभी स्क्रीन हाँ पर है, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ ना। वो बहुत अच्छा चित्र है, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। और मृदुला जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा जैसे वो रहती हैं, बहुत खूबसूरत
हैं वो उसी तरह से खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ वो हैं, और उनका ये आत्मीय सामीप्य मुझे हमेशा उनसे जुड़ने का एहसास करवाता है। तो अर्पण जी, मैं बात कर रही थी कि उनकी जो कहानियों में जीवन के जो विविध रंग हैं, चाहे वो समाज से लिए गए हों, मानवीय संबंधों से उठाए गए हों, या फिर पर्यावरण को लेकर उठाए गए हों। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी पर उस समय यहाँ एक पत्रकार थे, राजकुमार केसवानी ने, उन्होंने तो काफी कुछ काम किया था, लेख वगैरह लिखे थे, और बाद में जब किताबें आई, लेकिन कथा के स्तर पर, उपन्यासों के स्तर पर उस समय एक शशांक जी की कहानी आई थी और दूसरी मृदुला गर्ग की कहानी आई थी, विनाश दूत करके। और वो कहानी की चर्चा में एकदम शुरू में इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं भोपाल में रहती हूँ, और भोपाल गैस त्रासदी का सामना मतलब मैंने भी किया था। उस समय मैं भोपाल में ही थी और सारा दृश्य वो सामने मेरे आज आंखों के सामने आ गया। और उन्होंने 3 भोपाल गैस कांड पर 3 लेख लिखे, एक चिड़िया भी नहीं चहचहाएगी, उदासीनता का जहर, तथा कालिदास का बिरही मेघ। ये 3 उन्होंने लेख भी उस समय लिखे थे। तो ये जो विनाश दूत कहानी उन्होंने लिखी, वो भोपाल गैस त्रासदी पर लिखी गई कहानी है। और भोपाल गैस त्रासदी, आप जानते हैं कि विश्व की जितनी भी भीषण जो घटनाएं घटित हुई हैं, विभीषिकाएं जो मानी जाती हैं, उसमें भोपाल गैस त्रासदी अपने आप में बहुत बड़ी विभीषिका थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, और हजारों लोग जो उससे प्रभावित हुए थे वो आज भी प्रभावित हैं, उनके फेफड़े खराब हैं, उनकी आंखें खराब हैं, वो सांस नहीं ले पाते हैं। आने वाली उनकी जो नस्लें थी वो भी किस तरह से प्रभावित हुई थी। तो उस त्रासदी को लेकर ये जो विनाश दूत कहानी मृदुला जी ने लिखी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी इस मायने में भी है कि उस समय तक, अब तो कुछ कुछ उपन्यास आ गए हैं, मतलब 2-4 उपन्यास आए हैं या किताबें भी आई हैं, लेकिन उस समय मृदुला जी की ये कहानी अपने आप में भोपाल गैस त्रासदी की एक ऐसी घटना उसको लेकर आती है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। और देखिए वो कहानी की शुरुआत मतलब किस तरह से करती हैं, कि एक कवि है और मेघ है, जिसमें कि कालिदास जैसे मेघों के द्वारा अपनी प्रेमिका को अपना संदेश भेजना चाहता है, इसी तरह से कवि भी अपना वो संदेश भेजना चाहता है। तब ये इतने सुंदर ढंग से ये कहानी शुरू होती है कि मैं तुम्हारा संदेश तुम्हारी प्रेयसी तक नहीं ले जाऊंगा, हरगिज नहीं ले जाऊंगा, मेघ ने साफ साफ इनकार किया। कभी हतप्रभ रह गया, यह कैसे हो सकता है? युगों से चली आ रही परपाटी कहीं एक झटके में तोड़ी जा सकती है? कालजयी कवि कालिदास ने वर्षों के प्रथम मेघ को ही चुना था ना, अपने नायक का संदेश प्रेयसी तक पहुंचाने के लिए। बेचारा प्रेम करने के अपराध में इंद्रलोक से निकाल बाहर कर दिया गया था और प्रेयसी को बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं मिली थी। अपनी अपनी कैद दोनों ने भुगती। वो यहाँ से इस कहानी को शुरू करती हैं, और मेघ और कवि का जो वार्तालाप चलता है, उस कवि और मेघ के वार्तालाप के बीच वो भोपाल गैस त्रासदी की उस भीषण त्रासदी को इस कहानी में लेकर आती हैं कि किस तरह से लोग मारे गए थे, किस तरह से लाशें पड़ी हुई थी, कैसी बू फैली हुई थी। और वो तो आप खुद ही जानते हैं कि उसका पॉलिटिकल इशू कितना बड़ा बना था, किस तरह से राजनीति उसमें शामिल हो गई थी। लेकिन मानवीय रूप में
कि मनुष्य किस तरह से प्रभावित हुए थे उस पूरी की पूरी व्यवस्था में। पूरा मीडिया था, पूरे नेता थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन उसके पीछे जो एक मानवीय त्रासदी थी और जिस तरह से लोग मारे जा रहे थे, जिस तरह से लाशें बिछी हुई थी, और फिर लोग भोपाल छोड़कर किस तरह से भाग गए थे, और कैसे उन्होंने उस दुख को, उस त्रासदी को झेला, उस गैस से कैसे वो प्रभावित हुए। तो ये मेघ किस तरह से हंसता है और कभी किस तरह से बातचीत करता है, वहां से कहानी शुरू होकर धीरे धीरे उस भीषण भयावह त्रासदी को आगे लेकर चलती है। एक बीच का वो देखिए, कभी ठहरा ब्राह्मण, अपने पर काबू रखकर उसने शांत पर सख्त आवाज में मेघ को फटकारा, मेरा संदेश ले जाने से इनकार नहीं कर सकते तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ऐसा करके कविता के उद्गम पर चोट कर रहे हो। कविता क्या है? प्रेम का त्रास और आनंद ही तो। उसकी अभिव्यक्ति में अवरोध डालोगे तो भावावेग का गला घुट जाएगा, भावना का गला घुट जाएगा, पराबौद्धिक रचना का रास्ता रुक जाएगा, फिर बचा क्या रहेगा धरती पर? केवल जन्म और मृत्यु। ना ना ना, रचना का प्रस्फुटन कैसे होगा? कहाँ से आएगी उसकी लयतान, उसका भाव संवेग, उसका चरम आह्लाद? ये एक कवि अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन मेघ जो देख रहा है वो सारी की सारी त्रासदी को देख रहा है। वो कहता, लो देखो, सुनो, सूंघो, त्रिकालदर्शी, तुम्हारे बिल्कुल करीब आ पहुंचा भोपाल शहर। ये भोपाल शहर इस तरह से वो उसकी झलक उसको दिखा रहा है। क्यों अब भी महसूस नहीं कर पा रहे उस अथाह शून्य को जो तुम्हारे चारों तरफ फैल रहा है? कितना भयानक है यह शून्य। चीख पुकार नहीं, शोरगुल नहीं, बस बेआवाज खांसी के दौरों का भूकंप और लाशें। मतलब गैस जो रिसी थी उससे खांसी, लगातार खांसी आ रही थी, और आदमी प्राण किस तरह से प्राण छूट रहे थे उनके, और लाशों में बदलते जाए। ऐसी लाशें जो सड़ती तक नहीं, बस बढ़ती जाती हैं गिनती में। सड़ती नहीं, क्योंकि सड़ने के लिए भी जीव चाहिए, नन्हे कीटाणु। मतलब वो कहानी में बिल्कुल ये सच है। जहर के प्रकोप से बच नहीं पाया कोई जीवाणु। सोचो, कभी आवाज नहीं, गंध नहीं, आकार नहीं, केवल शून्य, और शून्य में जमा होती लाशें बढ़ रही हैं अब भी मेरे बोलते बोलते हजारों की तादाद में। तो ये मतलब उस समय मनुष्य तो मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, कीटाणु, यहाँ तक कि कहा जाता है कि मच्छर तक उस समय नहीं बचे थे, जो गैस का रिसाव जो हुआ था। तो ये मृदुला जी के लेखन के लिए यदि हम ये कहते हैं कि वो मान लीजिए कि मानवीय संबंधों पर, पति पत्नी के संबंधों पर, प्रेमी प्रेमिका को लेकर या दूसरी तरह की चीजों को लेकर कहानियां लिखती हैं, तो ये कहानी उनकी उस सोच को, उस दृष्टि को, उस संवेदनशीलता को, उस मानवीय पक्ष को उजागर करती है कि एक लेखक जो दिल्ली में बैठा हुआ है, बेंगलोर में बैठा हुआ है, उस कहना चाहिए कि उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस विभत्स विभत्स दृश्यों को दूर से देखकर महसूस कर रहा है। और जब लेखक इस तरह से उन चीजों को देखता है, तब विनाश दूत जैसी कहानी बनती है। और अंत देखिए इस कहानी का, खड़े खड़े ही अंधे गूंगे कवि ने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उस समय कोई भी उससे बचा नहीं था। जो भी उसके प्रभाव में आया उसकी मौत निश्चित हुई। नीचे गिर धरती माँ का स्पर्श पाने का विस्तार भी उसे नहीं मिला, पर अंतिम क्षण
उसके प्यासे चेहरे पर शीतल जल के कुछ छींटे पड़े। चरम हताशा के बीच आशा की क्षीण किरण उद्भासित हो ही गई। वह समझ गया कि उसका वह नन्हा विद्रोही मेघ, जो उसको पूरी की पूरी कथा सुना रहा था, उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, यानी एक पूरे यथार्थ को वो उनके सामने लाता है। वह समझ गया कि उसका वह नन्हा विद्रोही मेघ स्याह गुब्बारे का ग्रास बनने से पहले प्रकृति के अपरिहार्य प्रतिशोध की क्रूरता पर रो दिया है, ठीक उसके चेहरे से सटकर। तो अर्पण जी, ये इतनी दर्दनाक कहानी है, और भोपाल गैस त्रासदी पर लिखी गई इस कहानी से उस समय का जो एक कहना चाहिए कि तकलीफ, तो बहुत ही छोटा सा शब्द हो जाता है। जो भीषण त्रासदी है, जिसे हम कभी याद करते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, ये जो दृश्य अभी भी दिखाई देते हैं, कुछ कुछ भोपाल गैस त्रासदी की उतने ही भीषण जो दृश्य आज मेरी आंखों के सामने इस कहानी को पढ़ते हुए आ गए, क्योंकि हम लोगों ने उन सारी लाशों को, उन सारे विनाश को, उस सारे सन्नाटे को, जब भोपाल खाली करवाया गया था, उस पूरे सन्नाटे को देखा है जो मृदुला गर्ग जी ने अपनी इस कहानी में रचा है। तो ये मृदुला जी की कहानियों का मैं कहना ये चाहती हूँ, कैनवास बहुत बड़ा है, और वो अपने समय को किस तरह से देखती हैं, परखती हैं, उस यथार्थ को लेकर किस तरह से अपनी कहानियों में लेकर आती हैं, और सीधा यथार्थ नहीं। देखिए, यहाँ कवि और मेघ के माध्यम से वो इस भीषण त्रासदी को कहती हैं कि कहानी को किस तरह से पढ़ा जाए, और कौन जो अनदेखा कर रहा है उसको किस तरह से दिखा जाए। इस सच्चाई को मृदुला जी ने इस कहानी में बहुत ही सुंदर ढंग से, इसलिए कि कहानी में वो सारी चीजें आना चाहिए कि वो सीधी पाठकों के हृदय में उतरती चली जाए। तो ये इस कहानी को मैंने इसीलिए चुना कि ये मृदुला जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और कहना चाहिए कि श्रेष्ठतम कहानियों में से एक कहानी है, जो उस समय के समय को, समाज को, उस संकट को, उस भीषण त्रासदी को समेटती है, लेकर आती है। एक कहानी और मैं यहाँ पर उनकी चर्चा करना चाहती हूँ, टुकड़ा टुकड़ा आदमी। टुकड़ा टुकड़ा आदमी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों में से एक इस मायने में मुझे लगती है कि उस समय जिस तरह से पूंजीवाद का दौर आया था, और पूंजीवादी व्यवस्था के तहत जिस तरह से पूंजी का विस्तार हो रहा था, नए नए उद्योगपति बन रहे थे, नया नया पैसे का को जिस तरह से लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और गरीब लोगों को जैसे आज भी मूर्ख बनाया जा रहा है, तब भी किस तरह से मूर्ख बनाया जाता था। ये मतलब इस कहानी में एक सुबोध कुमार है, मैनेजर है, बेलापुर सीमेंट कंपनी है, जिसमें बहुत सारे मजदूर जाहिर है कि काम कर रहे हैं, और प्रभा नाम की कि वो तुम्हें वहां जाना चाहिए कि कहाँ पर है। जब वो पानी बारिश बहुत सुंदर ढंग से लिखी है, उनकी अपनी जो स्टाइल है, मैं भाषा शैली पर बाद में बात कर। तो जब वो आता है तब वो देखता है कि मैनेजर पूरा, जो जैसे आज भी झुग्गी झोपड़ियों में जाने की जगह नहीं रहती है, नाले उफनते रहते हैं, गली कूचे रहते हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, भूखे हैं किस तरह से। और वो रामदीन है, उसको बुखार है, और वो जाके प्रभु सुबोध कुमार के सामने ही बेहोश होकर जाके गिर जाता। वो कहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी इनके लिए मकान बनवाना है, और नई दिवाली हम नए उसमें बनाएंगे, सारे के सारे वायदे करके वो चले जाता है। और बाद में के एस्टिमेट बनाइए, मैनेजर से कहता है कि एस्टिमेट बना के दीजिए कि कितना खर्चा आएगा, सब कुछ। और जब वो दिल्ली वहां जाता है तो पता चलता है उसके शेयर कुछ डूब गए हैं, कुछ वो हो गए हैं, तो उसको 5 लाख की जरूरत पड़ती। तो वो मैनेजर को ही फोन करता है कि उसको 5 लाख रुपए की किसी भी तरह से मतलब व्यवस्था करो, क्योंकि उसको चाहिए।
तो मैनेजर उससे मिलने के लिए कि भाई बनारस में मिलना है, कोलकाता में मिलना है, कहाँ मिलना है, फिर वो कहाँ जाएगा, वो उससे मिलने की कोशिश करता है और लेकर जाता है उसके बारे में, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो 5 लाख रुपए चाहिए, मेरे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था का एक विद्रूप रूप, एक कुरूप चेहरा, कि कभी भी आप उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं करते हैं, जिनके द्वारा आप धन कमा रहे हैं, पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं, पूंजी का के का स्रोत जो आपके लिए हैं। तो वो वैसे के वैसे बीमार हैं, वैसे ही के वैसे झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं। उनका पूरा का पूरा जीवन जिस तरह से झुग्गी झोंपड़ियों में, बीमारियों के बीच में, अभावों के बीच में बीतता है, और उनके लिए केवल और केवल वायदे किए जाते हैं। और जैसे ही खुद पर थोड़ी सी परेशानी आती है, पैसे की कमी आती है, तो वो सबसे पहले अपने आप को बचाने का रास्ता चुनते हैं, ना कि उन गरीबों के बारे में, उन झुग्गीवासियों के बारे में। यहाँ पर रामदीन हालांकि बीच में ये भी आता है कि वो स्ट्राइक करेंगे तो जो नेता है उसका साथ देंगे। उसकी पत्नी बलिया कहती कि तुम बेहोश थे, तो तुम्हें उन्होंने कितना हॉस्पिटल में वो किया था, तो तुम क्या गद्दारी करोगे। लेकिन एक मजदूर का, एक गरीब आदमी का जो ईमान है, वो किस तरह से समूह के साथ चलता है और किस तरह से उसकी ताकत बनता है। लेकिन एक जो समृद्ध आदमी है, एक जो उद्योगपति है, या जो मालिक है, वो किस तरह से अपने फायदे के बारे में ही हर समय सोचता है। ये उस समय ये जो उद्योग लगाए जा रहे थे, इस तरह की पूंजीवादी व्यवस्था जिस तरह से बढ़ रही थी और प्रभावशाली हो रही थी, और आदमी टुकड़ा टुकड़ा आदमी, यानी वो बटा हुआ है, वो किसी, कई बार उसको मतलब जब वो आता है तो उसको अच्छा भी लगता है, हल्का भी, लेकिन उस इस तरह से चीजें आपके इर्द गिर्द व्यवस्था बना देती है कि उसमें आप किसी एक दिशा में कोई निर्णय ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप इस तरह से बंध जाते हो, उस तरह के आदी हो जाते हैं। तो मृदुला जी की ये कहानी तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को, और गरीबी में रह रहे जो मजदूर हैं, जो वहां के कर्मचारी हैं, और जिस तरह के उनका जीवन अभावों के बीच चल रहा है, बीमारियों के बीच चल रहा है, और जिस तरह से वो वायदा करते हैं और कभी कुछ नहीं हो पाता है, इन तमाम समस्याओं को लेकर वो इस कहानी में लेकर आती हैं। और जो एक आरोप महिला कथाकारों पर बीच में ये लगाया जाता था कि वो तो केवल मध्यम वर्गीय जीवन पर, या व्यक्तिगत जीवन को लेकर, या उनकी जो अपनी कुंठाएं हैं या अपने दुख सुख हैं, उन्हीं को लेकर कहानियां लिखती हैं। मृदुला गर्ग इस पूरी धारणा को ध्वस्त करती हैं, और वो समाज के उस तबके, यानी निम्न वर्ग की तरफ और उच्च वर्ग की तरफ, दोनों वर्गों की जो अपनी अपनी मनोवृत्तियां हैं, जो अपनी अपना जीवन है, जो अपने अपने समस्याएं हैं, या जिस तरह से वो चलते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर मृदुला गर्ग अपनी इस कहानी में लेकर आती हैं। और ये वर्गीय चरित्र हैं दोनों, और ये दोनों वर्गीय चरित्र किस तरह से खुलकर सामने आते हैं, ये एक इस खूबसूरत और लंबी कहानी में मृदुला जी लेकर आती हैं। तो एक लेखक अपने समाज को किस नजरिए से देखता है, ये सबसे बड़ी बात है। कि आज भी वही चीजें हैं, आज भी नालों में पानी बह रहा है, निकलने की जगह नहीं है। बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, नेता आते हैं वायदे करते हैं, उद्योगपति आते हैं वायदे करते हैं, सारी सुख सुविधाएं देने की बात करते हैं, लेकिन जब उनकी बात आती है तो वो पहले अपने को, स्वयं को सामने रखते हैं। तो ये जो विसंगति है, ये जो असमानता है, ये जो कुरूपता है समाज के बीच में, दो वर्गों के बीच में जो खाई है, उन तमाम
विसंगतियों को मृदुला जी इस कहानी में लेकर आती हैं। और ये उस समय के, कहना चाहिए उस समय क्या, तब से लेकर अब तक आज भी तभी कोई कहानी बड़ी कहानी बनती है, तभी कोई साहित्य बड़ा साहित्य बनता, कालजयी साहित्य बनता है, कि वो अपने समय को किस तरह से अपनी रचनाओं में लेकर आता है। तो ये कहानी मुझे इसलिए बहुत मतलब पसंद है मृदुला जी की। मृदुला जी बिल्कुल अलग हटकर इस तरह की कहानियां लिखती हैं, और लिखती ही नहीं है, बहुत ये प्रभावशाली और बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसमें पढ़ने के बाद एक पूरा का पूरा दृश्य आंखों के सामने आ जाता है, और अंत में दुख और करुणा का भाव मन में पैदा होता है। और ये लगता है कि कब वो समय आएगा, या कौन व्यक्ति है ऐसा जो इन गरीबों की जिंदगी को, इस तमाम व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेगा, या केवल वायदों पर ही इस तरह की का जीवन चलेगा। एक और कहानी मैं उनकी यहाँ ले रही हूँ, उर्फ सैम। ये भी बड़ी अच्छी कहानी है। और उस समय एक समय आया था जब भारत में ये बात बहुत जोर से कही जाती थी कि प्रतिभा पलायन की बात बहुत जोर शोर से उठाई जाती थी, कि हमारे देश में रोजगार नहीं है, तो लोग विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं और वहां जाना चाहते हैं। विदेशों का बड़ा बड़ा आकर्षण रहता था। लेकिन बीच का तब से लेकर अब तक का दौर यदि देखते हैं, तो जो लोग विदेशों में गए, प्रवासी साहित्य में तो कुछ चीजें अब आने लगी हैं, तमाम तरह की चीजें, कि कैसे अपनी जड़ों की बात हमेशा की जाती थी, आज भी की जाती, कि हम वहां जाकर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ वो भी, इसमें भी एक पात्र है, उसमें सावन प्रताप सिंह नाम का जो पात्र है, वो अमेरिका जाता है, वहां पर कुछ काम वाम करके अपने आगे की पढ़ाई करता है, फिर बड़ी कंपनी में काम करने, जैसा कि जाहिर है कि बाहर जा रहे हैं तो आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, कैरियर बनाने के लिए जा रहे हैं, एकमात्र यही उद्देश्य होता है। लेकिन वहां जाकर जीवन कैसे बदलता है, चीजें कैसे बदलती हैं, सोच कैसे बदलती हैं, कि जो सावन प्रताप सिंह है वो सैम बन जाते हैं, आशा सिंह है ऐश बन जाती हैं, अर्जुन है आरसी बन जाते हैं, कविता है किटी बन जाते हैं। यानी वहां का जो समाज है, अमेरिका हो, जर्मनी हो, कोई भी देश हो, वहां के समाज के हिसाब से आप किस तरह से अपने आप को बाह्य तौर पर ढालने की कोशिश करते हैं, पहनावे में, जीवन शैली में, कामों में, बातचीत में, नामों में, इन तमाम तरह की चीजों में आप अपने को बदलने की कोशिश करते हैं और घुल मिलने की कोशिश करते हैं, कि कैसे वहां का दिखा जाए, वहां के समाज के साथ घुल मिल जाए। अब तो बहुत बड़ा, जहां भी जिस देश में भी जाते हैं, भारतीय बहुत सारे हैं, तो उतनी दिक्कतें अब नहीं आती हैं जितनी पहले आया करती थी। तो ये सारी की सारी जो सोच बदल जाती है, ढर्रा बदल जाता है। लेकिन आप जहां पैदा हुए, जिस वातावरण में आप रहे, जो आपके माता पिता हैं और जो आपकी यादें हैं, वो कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप अपने अस्तित्व की तलाश में, कि मेरी असली पहचान कहाँ है, ना वहां आपकी पहचान है, और आप अपने देश से चले गए तो वहां आपका देश, आपका घर, आपका परिवेश छूट गया है। तो ये जो पीड़ा है, जो बाहर विदेश में जाके लोग रहते हैं, ये जो अपनी जड़ों से छूट जाने की, या जड़ों पर से जुड़े रहने का जो आग्रह है, जो कसमसाहट है, जो बेचैनी है, उन तमाम तरह के जो अंतर्द्वंद हैं, और इस कहानी में वो अंतर्द्वंद मृदुला जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से रखे हैं, सैम के बहाने।
कि नाम बदल लिया, सारा सब कुछ हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नाम बदलने से क्या आपकी अपनी पहचान आप बदल सकते हैं, अंदर से आपका मन बदल सकता है, आप उन चीजों को भूल सकते हैं, अपने माता पिता को, अपनी धरती को, अपने देश को। तो जब उसको वो आता है और वो पता चलता है कि उसका जो पुश्तैनी मकान था वो उसके बड़े भाई माता पिता वहां रहते हैं, तो कहते कि उसने वो लगाए हैं, पैसे लगाए हैं, कितने तो पूछता कितने पैसे लगाए हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख, क्योंकि डॉलर का तो अपना महत्व है। तो कहता कि नहीं नहीं, चूंकि ये पैसे उसने लगाए हैं तो ये उसी के नाम मकान होगा, उसी को दिया जाएगा। तो कहता कि नहीं, मतलब मैं वो पैसा चुकता कर देता हूँ, जितने भी लगाए होंगे, 1 लाख लगाया, 2 लाख लगाए, 3 लाख रुपए, मैं उनको पैसा दे देता हूँ, लेकिन ये मकान आप मेरे ही नाम करना, मेरे ही पास होना चाहिए। वो कहता हुआ एक बहुत ही आखिरी में जिस तरह से अपने पिता से लिपट कर रोता है और बाद में देखता है कि ये पुष्पा नगर यहीं पर मतलब दिखाई देता है उसको। तो ये कहानी अंत में कितनी गहरी एक करुणा कहना चाहिए, बेचैनी कहना चाहिए, या अपने अस्तित्व की तलाश और अपनी पहचान के लिए जो संकट आपके के लिए खड़ा हुआ है, उसकी जो छटपटाहट है वो कहना चाहिए। तो ये तमाम तरह की चीजें इस कहानी में जिस तरह से आती हैं, वो एक कहानी को इस रूप में बड़ा बनाती हैं कि केवल बदलते हुए समाज में, बदलते हुए युग में या बदलती हुई परिस्थितियों में मनुष्य केवल गांव कस्बों में ही नहीं रह सकता है। आजादी के बाद देश में जिस तरह से बदलाव आया और गांव कस्बों को छोड़कर, नई कहानी में ये बहुत सारी तमाम तरह की चीजें आती हैं, तो जिस तरह से वो गांव कस्बों को छोड़कर शहर में आया और शहर में जिस तरह की का माहौल बना, और जो संक्रमण का दौर भी कहा जाता है, इसी तरह से देश को छोड़कर विदेश में जाने का भी एक ऐसा दौर आया था कि वहां की चमक दमक, वहां का पैसा, वहां की सारी चीजें आपको बहुत लुभावनी लगती थी, बहुत आकर्षित करती थी, लेकिन अंततः अपने देश और अपनी जमीन और अपनी जड़ें को पाने की जो छटपटाहट रहती थी, वो कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी नहीं भूलता था। तो ये जो उर्फ सैम है, ऐसे हजारों लाखों उर्फ सैम हैं जो विदेशों में अपनी रोजी रोटी के कमाने के लिए गए, अपना भविष्य बनाने के लिए गए, उनके बच्चे भी गए, उनके उसमें बड़ा लंबे विवरण दिए गए हैं कि उनके शादियां हुई तो उनके नाम कुछ के कुछ और हो गए, तो वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी सारी की सारी चीजें, लेकिन जो अपनी जड़ें छोड़कर जाता है उसके अंदर की उस करुणा को, उस पीड़ा को, उस छटपटाहट को उर्फ सैम के माध्यम से मृदुला जी ने बहुत ही कहना चाहिए कि एक मनोवैज्ञानिक ढंग से भी उठाया है कि मनुष्य का मन अंदर ही अंदर कितना छटपटाता है अपनी चीजों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर। रिश्ता चाहे जमीन से हो, चाहे पेड़ पौधों से हो, या माता पिता से हो, या किसी से भी हो। हालांकि यहाँ पर एक पक्ष यही आया कि वो मकान लेना चाहता है और ले भी लेता है, और उसको ये तसल्ली होती है कि चलो मतलब अंत में वो यही कहता है कि ये जो पुष्पा नगर में दिखने वाला वो है, वो अपनी जड़ों से जुड़ने का एक एहसास करवाता है। तो ये कहानी जरूरी नहीं है कि कोई इस तरह का निष्कर्ष वो करे या किसी तरह, लेकिन कहानी का ये जो अंत है वो इस मायने में बहुत सारे सवालों को छोड़कर जाता है कि क्या सचमुच हम अपनी चीजों से अपने को मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते। यदि तोड़ पाते हैं तो सुख तो जहां हम रहेंगे वहीं मिल सकता है, खुशियां तो वहीं मिल सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि जहां सुख के साधनों को तलाशते हैं, उनके बीच रहते हैं, वहीं आपका मन सबसे ज्यादा अपने अस्तित्व, अपनी पहचान के लिए भी छटपटाता है। और उर्फ स्वयं को भी ये बहुत गहराई से एहसास होता है कि उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो पहचान है, वो यहीं पर हैं। तो ये एक कहना चाहिए कि बड़ी समस्या भी उस समय थी कि आप अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं, पैसा आपको कमाना है, भविष्य आपको बनाना है, और दूसरा कि देश में क्या स्थिति थी कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, उनको काम नहीं मिल रहा था, यानी बेरोजगारी उस समय भी थी। यानी आपकी, और बेरोजगारी के अलावा अलावा आपकी प्रतिभा का, आपके कला कौशल की कद्र कहाँ होती है, उस चीज की भी उस समय बहुत ज्यादा ये चर्चा हुआ करती थी। इसीलिए वो टाइटल दिया गया था प्रतिभा पलायन, यानी प्रतिभा का पलायन हमारे देश से हो रहा है। तो मृदुला जी की कहानियों में जिस तरह से ये जो गांव से लेकर, झुग्गी झोपड़ी से लेकर विदेश तक के एक माहौल को, एक परिवेश को, एक सोच को, एक वातावरण को जिस तरह से वो उठाती हैं, इसीलिए मृदुला जी एक बड़ी कथाकार मानी जाती हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि रचनाकार यदि अपने समय और समाज को अपनी कहानियों में चित्रित नहीं करता है, तो उसकी जो दृष्टि है वो व्यापक नहीं हो सकती है। तो इस मायने में देखिए कि एक तरफ उनकी टुकड़ा टुकड़ा आदमी कहानी, एक तरफ विनाश दूत कहानी, दूसरी तरफ उर्फ सैम कहानी है, जो कहाँ आपको लेकर जाती है। एक और कहानी है इसमें, 21वीं सदी का पेड़। हम लोग आज बहुत ही ज्यादा पर्यावरण को लेकर, पेड़ों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, चिंतित हैं कि हमारे पेड़ों को किस तरह से काटा जा रहा है, किस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। और पेड़ों की कटाई को लेकर, पेड़ों की सुरक्षा को लेकर अब बहुत ज्यादा बातें या चर्चाएं या चिंताएं की जाती हैं। मृदुला जी की ये जो कहानी है, 21वीं सदी का पेड़, इतने सुंदर ढंग से उस पेड़ के माध्यम से वो पूरे उस परिवेश को, पूरे उस पर्यावरणीय कहना चाहिए कि जीवन को वो करती है कि पेड़ यदि रात में हंसता है तो उसके मायने क्या है, और यदि पेड़ दिन में हंसने लगा तो फिर उसके मायने क्या है। और चिड़ियों का बसेरा कैसे होता है, कैसे चिड़िया आती हैं, उसमें एक और सुंदर बात आती कि चीन से जो मतलब चीन से एक चिड़िया उड़ती 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 कितने सालों बाद आती है, और वो बताती है कि वहां फसलों को बचाने के लिए गोलियां चलाई जा रही हैं, और मैं किसी भी तरह से बच बचा कर यहाँ तक आ गई हूँ। तो ये जो परिंदों को या चिड़ियों को मारने की, लेकिन वो कहती है कि हम लोग तो कम से कम कीड़े मकोड़ों को खा लेते थे, तो उनको पता ही नहीं चलता था। लेकिन जो हुक्मरान होते हैं, जो तानाशाह होते हैं, जो इस तरह से आदेश देते हैं गोली चलाने का, वो इस तरह की चीजों को नहीं देख पाते। तो एक चिड़िया कैसे अपनी कहानी कह रही है, परिंदे कैसे उदास हैं, और पेड़ पूरे उस कहना चाहिए कि एक विज्ञान को भी, कि कब पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पूरा एक जो परिवेश है। फिर पेड़ देख रहा है कि कैसे धीरे 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 करके छोट मकानों को तोड़कर कई मंजिला जो इमारतें बनाई जा रही हैं, उनके आसपास जो पेड़ लगाए गए थे, उनका कंक्रीट ही कंक्रीट है वहां आसपास। और ऐसा माना जाता है, विज्ञान जो कहता है कि पेड़ों के लिए यदि पर्याप्त जगह ना दी जाए तो उसमें पानी नहीं जाएगा। तो वही वो देखता है कि कई जवान पेड़, बेटे पेड़ उसके सामने गिर जाते हैं, वो मर जाते हैं, मतलब कि क्योंकि उनमें पानी नहीं जा रहा है और वो कमजोर हैं। और इमारतें, मतलब पेड़ की ऊंचाई कम होती जा रही है और इमारतों की ऊंचाई बढ़ती जा रही। तो
ये जो महानगरीय सभ्यता जो शुरू हुई, कहना चाहिए महानगर में, जब जनसंख्या ज्यादा हो गई, लोगों का जाना ज्यादा हो गया, और जिस तरह से मकानों की जगह बहुमंजिला इमारतें बनाई जाने लगी, जगह की कमी होने लगी, पानी की कमी होने लगी, तो इस तरह के पेड़ों का काटा जाना और उनका इस तरह से गिरना और उनका इस तरह से मरना, ये इस बात का संकेत है, यह कहना चाहिए इस तरह की संकट को बताता है कि यदि हम लगातार इसी तरह से बहुमंजिला इमारतें बनाते गए, कंक्रीट की सड़कें बनाते गए, तो जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो पेड़ परिंदों का आश्रय स्थल है, या जिनकी बहुत जगह इसी जिस तरह से हमारे कहना चाहिए कि प्रकृति को हम जिस तरह से पूजते हैं, प्रकृति जिस तरह हमारे जीवन में अभिन्न हिस्सा है हमारे जीवन का, उन तमाम चीजों को लेकर मृदुला जी इस पेड़ के बहाने, ये जो 21वीं सदी का पेड़ है उसके बहाने उन तमाम चिंताओं को, उन तमाम सरोकारों को, उन तमाम समस्याओं को, उन तमाम महानगरीय जीवन की जटिलताओं को, उन तमाम तरह की जो कहना चाहिए कि संकट आ रहे थे, उलझने पैदा हो रही थी, परेशानियां पैदा, उन तमाम चीजों को लेकर इस कहानी में वो आती हैं, और पेड़ कैसे मुस्कुराता है, कैसे उदास होता है, कैसे सोचता है, कैसे परिंदों को देखता है, फिर देखता है कि जो पेड़ गिर गए हैं उनके आसपास पॉलीथीन ही पॉलीथीन पड़ी है, कचरा ही कचरा पड़े हैं, जूठन पड़े हैं, मतलब जानवर आ रहे हैं, सारा का सारा वो सारा का सारा दृश्य कितना मन को बेचैन कर देता, परेशान कर देता है, कि इस कहानी में बहुत ही कहना चाहिए कि करुणा, जो मृदुला जी की कहानियों का एक मूल धारा जिसको हम कहते हैं, करुणा का भाव मन में पैदा होता है, पेड़ों को लेकर चिंता पैदा होती है। और अभी भी आज भी जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, कितना कम जंगलों का प्रतिशत बचा हुआ है, आए दिन शहरों में तेंदुआ या दूसरे जो जानवर हैं वो शहरों में घुस आए हैं। तो ये एक इतना बड़ा पर्यावरण से जुड़ा हुआ संकट है, सवाल है, जो मनुष्य जीवन के साथ, मनुष्य सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। और इन चीजों को, उन संकटों को, और आए हुए इन तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को, उन प्रश्नों को मृदुला जी अपनी इस कहानी में लेकर आती हैं। वो कहती है ये 21वीं सदी का पेड़ है। तो लगता तो ऐसा है कि उनकी हर कहानी में से कुछ ना कुछ अंश पढ़ूं, कहीं ना कहीं ऐसी उनकी भाषा लेकर आती है। एक देखिए कितना खूबसूरत एक उदाहरण इसमें मैंने अंडरलाइन किया था कि मैं रखूं, कि पर बाकी चिड़िया, वो जो चीन से उड़ती हुई जो चिड़िया आती है, तो वो उसके बारे में सोच रहा है, पर बाकी चिड़िया वे क्यों मारी गई? पेड़ ऑक्सीजन भरी सांसें फेंक कर सांस छोड़ती चिड़िया को सहेजता रहा, खुद से सवाल करता रहा, उससे क्या पूछना, सांस पर काबू रहा तो खुद बतलाएगी। उसने बतलाया, रुक रुक कर। चीन में हुक्म हुआ कि खेतों को की पैदावार बढ़ानी है, चिड़िया अनाज खा जाती हैं, इसलिए उन्हें मार गिराना है। हर किसान का, हर चीनी नागरिक का फर्ज है वह चिड़िया मारे। वे मारने लगे, चिड़िया खत्म होने लगी, हो गई। ये मतलब ये लाइनें पढ़कर किसका मन उद्वेलित नहीं हो जाएगा, किसकी आंखें नम नहीं हो जाएंगी। और आखिरी देखिए, तभी कत्ल हुए लापता पेड़ों ने जो शमशानी वीराना छोड़ा था, उसमें पुष्पित शोर के बीच से उठते नारे उसके कानों में पड़े, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़ हंसने लगा, जैसे जैसे दिन का उजाला बढ़ा,
वह सांस रोककर हंसता गया, जिस रोज पेड़ पहली बार दिन में हंसा, संयोग से वह 21वीं सदी की पहली सुबह थी। यानी ये इतना बड़ा एक संदेश है कहानी के माध्यम से कि 21वीं सदी की पहली सुबह थी। यानी आने वाले समय में और कितनी भयावह स्थितियां हो सकती हैं यदि हमने पेड़ों की कटाई को नहीं रोका, बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर रोक नहीं लगाई, तो ना हमारे परिंदे रहेंगे, ना ऑक्सीजन रहेगी। और ऑक्सीजन की कीमत हम लोगों ने अभी कोविड के समय समझी कि वो हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो ये तमाम तरह की चिंताओं को लेकर ये बहुत ही सुंदर कहानी है जो लेकर आती है। और एक दो कहानी पर और मैं थोड़ी सी बात करूंगी। जैसे 3 लम्हे, और कहानी मैंने मृदुला जी के मुंह से ही सुनी थी। शायद भोपाल में ही उन्होंने ये इस कहानी का पाठ किया था, और ये इतनी सुंदर कहानी है कि मुझे समय मिला तो मैं इसका पाठ करना चाहूंगी कि 3 बच्चे किस तरह से पार्क में आते हैं, और जो गरीब घर के बच्चे हैं और एक जो महिला है वो वहां जाकर बारिश में किस तरह से भीगती हैं और अपने पुराने जीवन को जीती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और छोटी कहानी है, और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिखी गई कहानी है। और उन बच्चों का जो जीवन है, उन बच्चों की जो शैतानियां हैं, कैसे बच्चे जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग उन्होंने इसमें वो किया है कि कैसे जैसे ही वो पार्क में आते हैं वैसे ही वो सहम कर भाग जाते हैं। कैसे मतलब पार्क का पूरा जो वातावरण है वो मृदुला जी ने छोटी सी कहानी में वो किया है। और एक कहानी है, यहाँ कमलनी खिलती है। मतलब बहुत कम ऐसी कहानियां हैं जो जीवन में आपको कभी भी नहीं भूलती हैं, कभी आप उनको भुला ही नहीं सकते हैं। ये यहाँ कमलनी खिलती है, और मुझे अच्छी तरह से याद है मृदुला जी ने भारत भवन में इस कहानी का पाठ किया था। और इस समय जो पाठ उन्होंने किया था उसकी अनुगूंज मेरे कानों में अभी भी है। मैं अभी भी अच्छे से याद कर पा रही हूँ कि कैसे उन्होंने पाठ किया था। 2 स्त्रियों की कहानी को बिल्कुल, जो चुप हैं, जो बोलती नहीं है, एकाध एकाध वाक्य उनका है कि एक मध्यम वर्ग की स्त्री है, एक बिल्कुल मजदूर या कहना चाहिए जिसे हम आम भाषा में कि सर्वहारा वर्ग की जो स्त्री है, वो कैसे चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं है पहनने के लिए, वस्त्र नहीं है, वो नहीं है, और कैसे अंत एक, और वहां का जो परिवेश है बिल्कुल कहीं कुछ है ही नहीं, वहां पर वीरानियत छाई है ना। लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि कमलनी वहां पर खिलती है। तो बहुत सारे इसमें प्रतीकात्मक बातें भी कही गई हैं, लेकिन जो 2 स्त्रियों के जीवन को लेकर और परिवेश को लेकर और कमलनी का उनके बीच खिलना, उस वीराने में, वहां जहां ना पेड़ पौधे हैं, कुछ भी नहीं है, वो जीवन कैसे धीरे 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 एक कहना चाहिए कि सकारात्मक सोच की तरफ जाता है, एक जिज्ञासा को लेकर आता है। और उस साइलेंट में, उस खामोशी में, उस चुप में भी एक कैसी पुकार है, कैसी आवाज है, कैसे शब्द हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत और ना भूलने वाली कहानी है। जहाँ कमलनी खिलती है, तो कमलनी कहाँ खिलती है, और जहाँ खिलती है, जहाँ उस जगह के परिवेश का चित्रण मतलब मृदुला जी जब करती हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों के सामने वो पूरा का पूरा दृश्य आ गया है। एक बिल्कुल आखिरी का पैरा मैं इसका सुनाती हूँ आपको। उठने
उठने उठने को होती दूसरी औरत बैठी थी अब तक, पर उसके बदन की कसमाहट पहली को उठने पर आमादा कर रही थी। क्या वे किसी काम के सिलसिले में आपस में टकराई थी? वो याद कर रही है कि कब उससे मुलाकात हुई। याद आया एक बार एक स्वयंसेवी संस्था से दो औरतें यहाँ आई थी, गांव की औरतों को क्या क्या बतलाने। बड़ी मुश्किल से औरतों को इकट्ठा किया था, पर बात आगे बढ़ी ना थी। कैसे बढ़ती? औरतें चाहती थी रोजगार और वे देती थी मात्र सलाह। देखिए, इसमें भी एक स्वयं सेवी संस्थाओं का एक चेहरा आपके सामने आ रहा है, मतलब इस एक दो शब्दों के माध्यम से, कि वो रोजगार चाहती थी, काम चाहती थी, जीविका चाहती चलाना चाहती थी, लेकिन वो मात्र सलाह देकर चली जाती थी। ये चीजें मृदुला जी की मैंने कई कहानियों में देखी कि वो मूल चीज क्या है जीवन के लिए, मूल आवश्यकता क्या है और आप देते क्या है, मनुष्य चाहता क्या है और आप उसको दे क्या रहे हैं। तो मात्र सलाह, तो क्या उसने किया? कुछ नहीं, सोचा भी नहीं कि कुछ कर सकती थी। एक बार, अरे पिछले बरस ही तो धान की थोड़ी सी फसल भी हुई थी इस जमीन पर, कुछ औरतें काट ले गई थी, उनमें रही होगी यह भी। पर आज एक बरस बाद इतनी देर से यहाँ क्यों बैठी है? कौन है यह? क्यों क्यों है? कौन हो सकती है? गरीब घर की किसान औरत, और क्या? पर आंखों से झरती कण कण अनुकंपा, सीधी तनी कृश देह से तरंगित वत्सल राग, पैबंद लगी फिड्डी पोशाक में दिप दिप करती देवी सी आकृति, उसकी बहू नहीं, पार्वती है यह साक्षात, वही वही और कोई नहीं। कुछ पल गुजरे, एक पहर और बीता, सूरज अफसान की तरफ बढ़ा, कमलनी सकुचाई, माया जाल तिड़कता चला गया, इतना कि तमाम संकोच झिझक के बावजूद सपन लोग से बेवफाई कर वह जमीनी सवाल कर बैठी, कुछ चाहिए ना? उसने कहा, सोचा इकली कैसे बैठोगी। तो ये इतनी खूबसूरत ना भूलने वाली कहानी कि इस पर जैसे कोई चीज पढ़ने के बाद, सुनने के बाद एक खामोशी आपके अंदर फैल जाती है और आप सोचते रह जाते हैं, बोलने को जैसे कुछ नहीं रहता है। इसी तरह की ये कहानी है कि जब आप इसको पढ़ते हैं, जब आप इसको सुनते हैं, तो एक अनकही चुप आपके अंदर हलचल मचा देती है, आपको अपने में समाहित कर लेती है। तो ये बहुत सारी ऐसी कहानियां मृदुला जी की हैं जिन पर बहुत लंबी बात की जा सकती है। लेकिन और भी कहानियां हैं, डैफोडिल चल रहे हैं, कितनी कह दें, ग्लेशियर से, वो भी एक बड़ी, ग्लेशियर से भी बड़ी खूबसूरत कहानी है, मतलब मिसेस दत्ता की। और समागम, कितनी कहानियों पर कितनी देर तक बोला जा सकता है या उनका पाठ किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा था मैं अर्पण जी और मृदुला जी की भाषा पर मैं दो लाइनें जरूर कहना चाहती हूँ कि मृदुला जी की भाषा जो उपन्यासों में आती है या जो कहानियों में आती है, आप देखिए कि कितने एक उनके अंदर, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उनके अंदर एक चिंतक है और वो कहीं ना कहीं बहुत गहरे से अध्यात्म से भी जुड़ी है, दर्शन से जुड़ी है। क्योंकि जिसके अंदर अध्यात्म, दर्शन, विचार जितना ज्यादा गहन होता है, उसकी भाषा में, उसके रचनाओं में, उसकी एक अंतरधारा आपको महसूस होती है, वो चीज दिखाई देती है। तो आप उनकी भाषा, छोटे छोटे वाक्य रहेंगे और बहुत ही खूबसूरत
भाषा, बहुत ही खूबसूरत शब्दों का वो चयन करती हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि भाषा के बोझ से उनका जो कथ्य है, उनकी जो कहानी है, या उनके पात्रों का जो व्यक्तित्व है, वो कहीं दब रहा है। बल्कि इतनी खूबसूरत भाषा वो प्रयोग में करती हैं कि कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे हम कविता पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो दृश्य है वो आंखों के सामने आ गया, ऐसे वो रचती बजती हैं। जिस कमलनी की भाषा देखिए कितनी खूबसूरत है, काव्यात्मक है। या तीन बच्चे हैं या दूसरी कहानियां कोई भी उठा के, तो उनकी भाषा शैली भी उनकी कहानियों को कहना चाहिए कि एक पढ़ने पठनीयता के हिसाब से कहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा मदद करती है। क्योंकि जब तक भाषा पाठक को आत्मग्राह्य नहीं होगी, वो उसको सहज ढंग से आत्मसात नहीं करेगा, तब तक वो कहानी आपके दिल दिमाग में नहीं बैठ सकती है। मृदुला जी की भाषा बहुत साहित्यिक भी है, काव्यात्मक है और लालित्यपूर्ण है, लेकिन एक करुणा की अंतरधारा उनकी भाषा में, उनकी कहानियों में जिस तरह से प्रवाहित होती है, वो अंततः चाहे कितना भी जीवन का कड़वापन दिखाया जाए, यथार्थ बोध दिखाया जाए, विद्रूपताएं दिखाई जाए, संबंधों के बीच जो बेमेलपन है या कोई भी चीज हो सकती है, उसको वो कितने सुंदर ढंग से अपनी भाषा के माध्यम से रचती हैं, गढ़ती हैं। ये उनकी खूबी है, ये उनकी ताकत है। और वही चीज उनकी भाषा में बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे कहीं ओस की बूंदें पड़ी हैं और सुंदर दिखाई देती हैं, चमकती हैं, उसी तरह। और वो बिल्कुल हल्का सा स्निग्ध सा एहसास करवाती हैं। इसी तरह से उनकी भाषा शैली भी पढ़ने वाले को कहीं ना कहीं उस तरह का स्निग्ध स्नेह का एहसास करवाती हैं। और उनकी जो कहानियां हैं, जो उनकी जो उपन्यास हैं, उनका लिखा कोई भी आप पढ़ने को बैठ जाइए, आपके भीतर सहज ढंग से उतरता चला जाता। आपको कहीं कोशिश नहीं करनी पड़ती है कि आप जबरदस्ती इसको पढ़ें या कहीं कोई व्यवधान आ रहा। तो ये बहुत उनकी जो कलात्मकता है, जो शिल्प है उनका, और उसमें जो कलात्मकता है और जो शिल्पगत वैशिष्ट उनकी कहानियों का है और भाषा का जो सौंदर्य है, वो इन कहानियों की बहुत बड़ी ताकत है। और वो पाठकों को, पढ़ने वालों को जोड़कर रखती है। तो मैं मृदुला जी की, जैसे मैंने कहा कि उनका जो चिंतक रूप है, उनका जो दार्शनिक पक्ष है, उनका जो एक आध्यात्मिक, जिसको वो कभी आप यूं नहीं कहेंगे कि किस तरह से, लेकिन आप यदि बहुत गहराई से उनकी भाषा में जाएंगे तो आपको वो चीज महसूस होगी। क्योंकि जो संवेदनशीलता है, जो करुणा है, वो अंततः उनकी सभी कहानियों में, और वो करुणा ही हमको भावुक बना देती है, हमारे बेचैन, हमारे मन को बेचैन कर देती है, हमारे मन छटपटाने लगता है। उनके साथ हम इतनी गहराई के साथ जुड़ जाते हैं, उन पात्रों के साथ, उन परिस्थितियों के साथ, उन तमाम तरह की चीजों के साथ, कि अपने आप को अलग ही नहीं कर पाते। तो ये मृदुला जी के लेखन की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा प्रभाव है कि सीधे सीधे कुछ ना कहते हुए वो इतना बड़ी बात जीवन को लेकर, परिस्थितियों को लेकर कह जाती हैं कि हमारा समय और हमारा समाज, हमारे मानवीय जो सरोकार हैं, संबंधों के जो सरोकार हैं, सामाजिक जो सरोकार हैं, राजनीतिक जो सरोकार हैं, या कहना चाहिए वैश्विक जो सरोकार हैं, या जो रंग हैं, जीवन के जो रंग हैं, चाहे वो जीवन यहाँ का हो या कहीं का भी हो, मनुष्य का जो जीवन है समग्र रूप से, एक लाइन में यदि मैं कहूँ कि जो मानवीय जो जीवन है, उसके जो दुख सुख, करुणा, लोभ, लालच, सब तमाम तरह के जो रंग हैं, जो भाव हैं, उन सबको मृदुला
जी ने अपनी कहानियों में जिस तरह से समाहित किया है, इसीलिए वो एक बहुत बड़ी कथाकार मानी जाती हैं, न सिर्फ हिंदी में बल्कि भारतीय भाषाओं में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान है, योगदान है। और मैं जहां तक जानती हूँ, मैंने जितना पढ़ा है कि उनकी कहानियों का, उनके उपन्यासों का तमाम भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, और उनको वहां भी उतने ही चाव से, उतनी ही गंभीरता से, उतने ही शिद्दत के साथ पढ़ा जाता है जैसा कि हिंदी के पाठक उनको पढ़ते हैं, या हम सब उनको पढ़ते हैं। तो अर्पण जी, मेरा बड़ा मन है कि मैं उनकी एक छोटी सी कहानी का पाठ करूं, यदि समय हो तो। जी, स्वागत करें, अच्छा लगेगा। नहीं, समय हो तो करूं। और मृदुला जी से मैं मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, और मृदुला जी से मैं पहले से ही इस बात के लिए क्षमा चाहती हूँ कि उनकी कहानी का उनकी तरह पाठ तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस समय मैं एक छोटी सी कहानी का पाठ करने से अपने को रोक भी नहीं पा रही हूँ। तो समय हो तो मैं करूँ पाठ। जी, स्वागत, स्वागत। ठीक है। एक बहुत छोटी कहानी है, 3 लम्हे, जिसके बारे में मैंने थोड़ा कम ही बोला था क्योंकि मुझे लग रहा था मैं इसको पढूं। सर्दी के दिन थे, काफी ठंड थी, मूसलाधार बारिश होने लगी, ठंड बढ़ गई। यूं रविवार था, सुबह के बाद का पहला पहर। अमूमन इतवार को इस वक्त कॉलोनी के तमाम प्राणी पार्क में जा विराजते थे, धूप सेकने। आज धूप नहीं थी, बरखा थी और सर्दी थी। तमाम ऊंची बस्ती बंद दरवाजों के पीछे घरों में समाई हुई थी, शायद हीटर भी जला रखे हों। मैं पार्क में थी, रोज नहीं जाती थी, कभी कभार, हर रविवार को भी नहीं। आज गई अकेले, हरियाली का आनंद लेने। सर्दी का मौसम हो तभी अकेलेपन को असल एकांत मिलता है। ठिठुरने का मजा भी तब है जब निपट अकेले हो, वरना कोई ना कोई पहलू में आ गरमाई देने लगता है, यह हाथ बढ़ा मांगने लगता है। बारिश हो तो क्या कहने, खुद से खुदी से पर्दा हुआ रहता है, खुदा की खुदा जाने। मैं भीग रही थी पर कांप नहीं रही थी, बारिश में डूबी थी खुद से बाहर के शून्य में, बरसते पानी में, शायद इसलिए कपकपी अपना एहसास मुलतवी किए थी। तभी अकेलेपन में खलल पड़ा, 3 बच्चे पार्क में घुसे। घुसे क्या, भीतर फुदके। 6-7 बरस के होंगे, सिर्फ एक ने कच्चा पहना हुआ था, शायद वह लड़की होगी। बाकी दोनों नंग धड़ंग थे, रूखे बाल, मैली फटी त्वचा और बीमारी भरे तलबे लिए काले कलूटे बच्चे। इस पार्क में ऐसी वेशभूषा में बच्चे कभी नहीं थी। मनाही नहीं है, फाटक पर चेतावनी की तख्ती नहीं लटकी, फिर भी खुशहाल जनों के पार्क में रहते वे भीतर नहीं घुसते। क्या बतलाऊं क्यों नहीं घुसते? नहीं घुसते कहा तो तब भी नहीं जब भीषण गर्मी के मौसम में भद्रजनों के बच्चे करीब करीब नंगी पोशाकों में पार्क में खेलते हैं। करीब करीब नंगा होने और अलिफ नंगा होने में बहुत फर्क है, जिसे एक मैले कुचैले कच्चे से नहीं पाटा जा सकता। पर इस वक्त मेरे सिवा पार्क में कोई नहीं था। मैं एक झाड़ी के पीछे दुबकली जंगल में तेंदुआ हूं जैसे। बच्चे भीतर आए, ठंड के बावजूद बारिश में नहाने लगे, उछलते कूदते, किलकारियां भरते, कलाबाजियां खाते। इतने कूदे फांदे, उल्टे पलटे, हंसे गाए कि बारिश जरा देर को थम गई। वे घास में लोट लोट कर बदन सुखाने लगे। एक पहुंच लगी नहीं कि वर्षा फिर शुरू। शुक्र किया मैंने भगवान का, इसलिए नहीं कि नंगे बच्चों को सिहरती सर्दी में भीगता देख मैं पर पीड़क सुख भोगना चाहती थी। उतनी तेंदुआ नहीं थी, पर बारिश रुकी रहती तो कॉलोनी के रुतबेदार जन
धड़ाधड़ पार्क में चले आते। नंग मलंग बच्चों को बाहर निकालने को फटकार बतलाने लगते, या उन्हें देख डांट से बेशतर बच्चे खुद भाग लेते। मेरे भीतर गुस्सा फनफनाने लगता, छोटे बड़े के फर्क पर आने वाला गुस्सा, बेचैनी पैदा करता बेबस गुस्सा। उन बच्चों के चेहरे मोहरे से उनकी माली हालत, माँ बाप की आमदनी, समाज में उनका वर्ग और बदहाली साफ जाहिर थी। फिलहाल मुझे उनसे सरोकार नहीं था। फिल वक्त में झाड़ी के पीछे तेंदुए सी दुबकी सोए दिमाग से कायनात भोगती एक इंसान भर थी, अकेली। ओहदे वाले आ जाते तो मैं समाज हो जाती। सोए दिमाग को नाइंसाफी का एहसास जगा देता। मैं ताव खाती, बहस करती और हारती चाहे जीतती, हर हाल छोटी बनाई जाती, सुकून पर लाचारी हावी हो जाती। अभी पार्क में उन 3 बच्चों के सिवा सिर्फ मैं थी, उनके लिए मैं ही थी। वे मुझे देख नहीं सकते थे। मैं झाड़ी के पीछे मुड़ तुड़ कर पूरी तरह छिपी बैठी थी। उनके लिए सिर्फ वे थे और हिचर मिचर बारिश थी, कभी तेज कभी हल्की। अब तक घास पूरी तरह भीग चुकी थी। पानी से खेल लेने पर वे क्यारियों की मिट्टी में लौट रहे थे, गिलहरियों की तरह। बदन को धूल का आलेप मिल रहा था। वह क्यारियों में पौधे थे, काफी फूल पत्तियां उनके मिट्टी नहान में टूट टूट कर बिखर रही थी, गर्द के लिबास पर नगीनें जड़ रही थी। मेरा डर बढ़ रहा था, इस वक्त कोई आ गया तो टूटे पौधों की हमदर्दी में एकदम बेदर्द हो जाएगा। शुक्र था बारिश की रफ्तार बढ़ रही थी। मैं रेंगती हुई झाड़ी दर झाड़ी एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंच गई थी। मौलश्री का पेड़ था। बारिश ने फूलों से खुशबू छीन कर नीचे बिखेर दी थी। फूल सूख चुके थे, पर कुछ थे जो जबरन शाख से जुड़े थे। अब बौछार ने धराशायी कर दिया था, पर इस कदर खुशदली से कि पूरा मंजर खुशबूदार हो गया था। फिर भी पेड़ की छाजन और झाड़ी की आड़ दोनों मेरी बूढ़ी हड्डियों को बौछार और शीत की मार से बचाने को काफी नहीं थी। यकीनन मेरी बूढ़ी हड्डियों को घर लौट जाना चाहिए था, पर जब तक मन इजाजत न देता वे हिलती डुलती कैसे। और मन था कि जवान हो, बच्चा हुआ जाता था, हुक्म देने की नाकाबिल, पर बाल हट करने में माहिर। नहीं जाना मैनू, नहीं जाना पार्क छड़ के नहीं जाना। मेरा मन गा रहा था, बच्चे गा रहे थे, बूढ़ी हड्डियों के पास आवाज नहीं बची थी। जवान मन को डांट फटकार कर नहीं सकती थी, बस कांपती खाल की लय पर बजे जा रही थी, सूखी पत्तियों के खड़ताल की तरह। मेरी हड्डियों को छोड़कर सब कुछ तरोतर था, रस से लबरेज, पत्ती पत्ती बूटा बूटा भीगा था, जवान मन की तरह। बच्चे गाए जा रहे थे ऊंचे ऊंचे, जैसे जवान हो रहे हैं। मेरा मन भी गा रहा था हौले हौले। मेरी उम्र घट रही थी, बच्चों की बढ़ रही थी, हम सब जवान हो रहे थे। मैंने देखा वे जवान हो गए, एक त्रिकोण बना, एक लड़की दो लड़के। लड़की को एक लड़के से प्यार हुआ, दूसरे से नहीं। कितना खुशनुमा था कि इतने बदहाल बेशऊर बच्चे भी जवान होने पर प्यार कर सकते थे, कर रहे थे, करते हैं। मैंने देखा लड़की एक लड़के से प्यार कर रही है, दूसरा पतंग उड़ा रहा है, बारिश में भीगते भीगते बड़ा हो रहा है, गर्मी सर्दी में बोझा उठा रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है। लड़की भी उठा रही है, पहला लड़का भी, पर लड़की पहले से ही प्यार कर रही है, दूसरा अपने में निमग्न है, अपनी रोटी कमाने मेरी बस्ती में चला आया है। बाकी दोनों दूसरी बस्ती में हैं। वे हैं, मैं हूं, हमारी उम्र अब एक बराबर है। एक जवान लड़के से उस लड़की को प्यार हुआ, दूसरे से मुझे। और क्या, और कुछ नहीं। प्यार में और नहीं जोड़ना चाहिए, और शब्द जुड़ते ही प्यार गड़बड़ा जाता है। और विवाह और घर और संसार और साझेदारी, हम दर्द हम निवाला हम सफर, खाना सोना रहना भूखा प्यासा साथ साथ, हर साथ के साथ एक अपेक्षा, एक उम्मीद, एक चाह कि वह हम में से भी ज्यादा हमें चाहे।
बढ़ बढ़ करे जो हम खुद अपने लिए नहीं कर पाए, सोचते हैं उसके लिए करते हैं, पर करते नहीं। हमें अपना अपना प्यार मिला, बस बहुत हुआ। मैंने साथी नहीं कहा, प्यार पूर्ण ब्रह्म। होड़ा होड़ी नहीं, जलन डाह नहीं, राड़ तकरार नहीं, एक भाव, उमंग, उल्लास, एक स्मृति। स्मृति मैं फिर से बुढ़ा रही थी, हाँ जरूर। और बारिश थम गई। जाओ बच्चों घर जाओ, काफी जवान हो ली। मेरी बूढ़ी हड्डियों की फिक्र करो, मेरी खाल कांप तक नहीं रही, इस कदर ठिठुर चुकी। अब मेरी देह को घर जाना ही होगा। मन अपनी जिद पर अड़ा रहा तो प्रण प्राण त्याग भी सकती है, इतनी भी मन की गुलाम नहीं। पर जाऊं तो कैसे? मैं चली गई और ये बने रहे तो भद्र पड़ोस के यहाँ आने पर उससे लड़ेगा कौन? लड़ने में मैं रईस से रईस पड़ोसी को धता बतला सकती हूँ, जानती थी। पर उसके लिए जरूरी था कि गले को साफ करारी आवाज निकाल पाऊं, हाथ पांव से जुम्बिश करवा सकूं, झाड़ी के पीछे उकड़ू। बैठे बैठे बदन इतना अकड़ गया था कि उसे हरकत में लाना मुश्किल हुआ जा रहा था। इससे पहले कि उससे कोई और काम करवाया जा सकता, जरूरी था कि उसे जमीन से उठाकर खड़ा किया जाए। मैं खड़ी हुई। एक ठुटरी झुकी कृशकाय बुढ़िया, बारिश में चौड़ा हुई साड़ी बदन से इस तरह चिपकी थी कि उसे करीब करीब नंगा किए दे रही थी। पर थी तो। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एक नहीं अनेक वस्त्र थे, गीले लिपटे पारदर्शी, पर थे, कपड़े थे करीब करीब। और अलिफ नंगा होने में बहुत फर्क है। बच्चे बीच बच्चे बीच उछाल यूं थम गए जैसे बुतों में तब्दील हो गए हों। मेरी तरफ इस नजर से ताका जैसे झाड़ी के पीछे से वाकई खूंखार तेंदुआ या चीता प्रकट हो गया हो। मेरा अकड़ा ठिठुरा झुका शरीर उन्हें घात लगा शिकार पर झपटता चौपाया जान शिकार पर झपटता चौपाया जान पड़ा। वे भाग गए एकदम, अब सामने थे और अब आंख से ओझल। तो ये कितनी खूबसूरत कहानी है, कितना कुछ कहती हुई। तो ये 3 लम्हे का मैंने पाठ किया। और मुझे लगता है कि मृदुला जी की कहानियों पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन समय की भी एक सीमा है। और जो कहानियां मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद थी, या जिनको पढ़कर मुझे लगा कि मृदुला जी की कहानियों का एक जो क्षितिज है, एक जो विस्तार है, एक जो कैनवास है, उसको लेकर मुझे चलना चाहिए, तो मैंने उसी तरह की 4-5 कहानियों का चयन किया अपनी बात रखने के लिए। और ये कहानी मैं पहले सुन चुकी थी और मुझे पाठ करके भी बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो अर्पण जी, मुझे लगता है कि आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि मृदुला जी पर बात करने का आपने मुझे समय दिया। शुक्रिया उर्मिला जी, इस एकाग्र का हिस्सा बनने के लिए और मृदुला जी की कहानियों पर इस तरह की समीचीन व्याख्या करने के लिए। निश्चय ही साथियों, जिस तरह मृदुला गर्ग अलग अलग विषयों को उठाती है, जिनमें से कुछ एक की चर्चा आज उर्मिला जी ने की, जो तमाम राजनीतिक सामाजिक विषय हैं, जिनमें हमारे समय की त्रासदियां भी हैं, पर्यावरण भी है, स्त्री पुरुष संबंध भी हैं, अमीरी गरीबी की खाई भी है, और इन सभी रूपों से, समाज की इन सभी समस्या मूलक प्रवृत्तियों से एक लेखक टकराता है। कई बार
एक किसी न किसी रूप में उपस्थित होकर, कई बार किसी पात्र के रूप में, तो कई बार कहिए कि जो एक कथाकार की जो अपनी एक जगह है उस कहानी में, वहां आकर भी। तो निश्चय ही बहुत अच्छी चर्चा रही। और जिस तरह से मृदुला गर्ग कॉलम लिखती रही हैं, व्यंग लिखती रही हैं, समसामयिक विषयों पर जितनी तैयारी और जितनी सजगता उनके भीतर है, वह सब उनके इन कथेतर गद्यों में हमें दिखाई पड़ते हैं। और कहानियों में भी वो कहीं न कहीं उसकी आत्मा में वह सजगता, वे मुद्दे अनुस्यूत है, जिनमें से कुछ एक की ओर आज उर्मिला जी ने हम सभी का ध्यान दिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी, यहाँ उपस्थित होने के लिए, कहानियों पर बात रखने के लिए, इस सुंदर और प्रभावी कहानी पाठ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कुछ ही देर में मित्रों हम लोग